जय श्री राम दोस्तों, मैं टिकंदन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूँ। ठीक है, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीटी हिस्ट्री वालों पर। देखिए, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान में जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उसके बारे में, और अपन ने राजस्थान की एक तो मंडोर शाखा, फिर उसके बाद में अपने बात की भड़ोत शाखा की, और फिर अपन बात कर रहे थे जालोर, उज्जैन और कन्नौज शाखा के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसमें अपन ने बहुत थोड़ा बहुत पढ़ा था कि कन्नौज या जालोर शाखा किस प्रकार अस्तित्व में आई। ठीक बात है। और यह जो कि सबसे पहले अपन ने जालोर के बारे में या भीनमाल के बारे में चर्चा की, हेनसांग के बारे में चर्चा की, और कुछ वहाँ के जो कि साहित्यकार हुए हैं, ठीक है, और जो एस्ट्रोनॉमर हुए हैं जैसे ब्रह्मगुप्त के बारे में चर्चा की अपन ने, महाकवि माघ के बारे में चर्चा की। ठीक है, आज अपन बात करते हैं यहाँ के शासकों के बारे में। एक एक शासक के बारे में चर्चा करेंगे। आज पहला शासक है अपना नागभट्ट प्रथम। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना कि नागभट्ट प्रथम आपने मंडोर शाखा में पढ़ा है, ठीक बात है, जिसने आपका मंडोर का पूर्व की ओर विस्तार करते हुए किसको राजधानी बनाया था, आपकी मेड़ता को राजधानी बनाया था। तो उसके बारे में अपन ने पहले चर्चा की थी, वो अलग शाखा का शासक है। ठीक है, अपन जो अब बात कर रहे हैं वो आपकी जालोर या उज्जैन या कन्नौज शाखा का शासक माना जाता है, नागभट्ट प्रथम। आज अब सबसे पहले अपन जिस शासक की चर्चा करेंगे वो है गुर्जर प्रतिहार का बहुत प्रसिद्ध शासक नागभट्ट प्रथम की। ठीक बात है। तो अपना पहला शासक होगा नागभट्ट प्रथम। ठीक बात है। सबसे पहले इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा कि इसका शासनकाल कब से कब तक रहा है, तो ध्यान रखना इसका शासनकाल 730 ईस्वी से लेकर 756 ईस्वी तक रहा है। ठीक बात है। अक्सर टाइम ड्यूरेशन पूछ लिया जाता है कि नागभट्ट प्रथम का शासनकाल कब रहा है, तो ध्यान रखना 8वीं शताब्दी में, है ना, 8वीं शताब्दी के प्रथम अर्धांश में रहा है, यानी 730 से लेकर 756 तक इसका टाइम ड्यूरेशन या टाइम पीरियड रहा है। तो देखो, नागभट्ट प्रथम के बारे में जब भी अपन पढ़ते हैं तो सब मैंने पहले बताया है कि ये जालोर मान लो या उज्जैन मान लो या कन्नौज मान लो, इस शाखा का ये संस्थापक रहा है। ठीक बात है। यानी जालोर वाली जो शाखा है उसी ने उज्जैन में को राजधानी बनाया बाद में जाकर, फिर उज्जैन से राजधानी कहां पर ट्रांसफर कर ली, अपनी कन्नौज में कर ली। तो ये तीनों एक ही शाखा से संबंधित है। ठीक बात है। तो अपन सबसे पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा कि नागभट्ट प्रथम क्या है, जालोर, उज्जैन या कन्नौज के प्रतिहार वंश का संस्थापक। प्रतिहार वंश का क्या है, संस्थापक। वैसे जब अपन ने चर्चा की थी शुरू में, तो मैंने बताया था कि प्रतिहार वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष या संस्थापक कौन है, तो अपन ने बात की थी हरिश्चंद्र की, घटियाला शिलालेख के अनुसार। ठीक बात है। लेकिन अगर अपन बात करते हैं जालोर या उज्जैन या कन्नौज शाखा का, कन्नौज की शाखा के प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है, आपका नागभट्ट प्रथम है। अब देखिए, दूसरी बात यह है कि इसने अपनी राजधानी किसको बनाया, तो ध्यान रखना इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी थी आपकी उज्जैन। क्या थी, उज्जैन, जिसको अपन प्राचीन काल में अवंती भी कहते थे। क्या कहते थे, अवंती भी कहते थे। क्या पता गलती से उज्जैन ने देकर अवंती शब्द जोड़ दिया आपके लिए ऑप्शन में, तो कंफ्यूज मत होना, उज्जैन को ही प्राचीन काल में क्या कहते थे, अवंती कहते थे। ठीक बात है, राजधानी उज्जैन या अवंती थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतिहासकारों में इसको लेकर विवाद है कि राजधानी उज्जैन है कि या भीनमाल जालोर है। तो एक प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं राजस्थान के डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा, इन्होंने, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने राजधानी किसको माना है, जालोर को राजधानी माना है। किसको, जालोर को राजधानी माना है। इसके लिए उन्होंने क्या आधार दिया है, क्या कोटेशन दिए, तो उन्होंने बताया है कि जो जालोर राजधानी है उसकी जानकारी अपन को कहां से मिलती है, तो इसने आधार क्या लिया है, आधार लिया है कुवलयामाला। कुवलयामाला नामक ग्रंथ। अब सबको पता है कुवलयामाला नामक ग्रंथ किसने रचा था, तो उद्योधन सूरि की रचना है। ठीक बात है। कुवलयामाला ग्रंथ व अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों के आधार पर, अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों के आधार पर
कूल्यमाला मूल ग्रंथ क्या है कूल्यमाला, क्योंकि देखो कूल्यमाला में इसके जालोर के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक बात है। तो इस आधार पर कूल्यमाला के आधार पर डॉक्टर दशरथ शर्मा ने प्रत्यार नागपट प्रथम की राजधानी क्या बताई है, जालोर बताई है। बाकी इतिहासकार ये मानते हैं कि इसकी राजधानी क्या थी, उज्जैन या अवंती थी, ठीक बात है। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि प्रारंभ में इसकी राजधानी जालोर रही हो, फिर उसने राजधानी उज्जैन को बना लिया, ऐसा भी संभव हो सकता है, लेकिन अपने पास इतना प्रूफ साक्ष्य नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में अपन ये मानेंगे कि जो इतिहासकारों का ज्यादा मत ये है, कहता है कि इसकी राजधानी क्या थी, उज्जैन थी। लेकिन कभी क्वेश्चन कर लिया जाए कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने नागपट प्रथम की राजधानी, राजस्थान में करेगा ये क्वेश्चन इस लेवल का, तो ठीक है आरएस वारएस में कि थोड़ा डीपली पूछ सकता है आपको कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किन साक्ष्यों के आधार पर नागपट प्रथम की राजधानी जालोर को माना है, तो कूल्यमाला व अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों के आधार पर माना है, तो महत्वपूर्ण ग्रंथ कूल्यमाला देगा आपको, ठीक बात है। ये भी पूछ सकता है नागपट प्रथम की राजधानी जालोर किसने माना है, तो किसने माना है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने माना है। ये पॉइंट आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक बात है। फिर अपन आगे चर्चा करते हैं, ये नागपट प्रथम था, इसका एक उपनाम भी मिलता है, नाम तो बहुत सारे मिलते हैं, इनको बहुत सारी उपाधियां दी गई है, जैसे राम का प्रतिहार कहा गया है, मलेच्छों का नाशक कहा गया है, नारायण का प्रतिरूप कहा गया है, क्या नाम है, इंद्र का अवरोधक कहा गया है, बहुत सारी उपाधियां दी गई है। लेकिन इसको नागभट्ट प्रथम का एक उपनाम मिलता है जो काफी लोकप्रिय है इतिहास में, इसे नागावलोक कहा गया है। क्या कहा गया है, नागावलोक क्या कहा गया है, इसे नागावलोक कहा गया है, ठीक है। इसे नागावलोक के आधार पर जो इसके दरबार में बहुत सारे सामंत हुआ करते थे, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली सत्ता स्थापित की थी उन्होंने, गुर्जर प्रतिहारों ने। तो आसपास के जितने भी सामंत हुए, जैसे कि जो वंश हुए उस समय के, जो छोटे वंश थे, इनका जिनका ज्यादा क्षेत्र विस्तार नहीं था, जिनमें जैसे आपके चौहान हो गए, गुहिल हो गए, आपके परमार हो गए, आपके कलचुरी हो गए आपके, ठीक है। तो इन्होंने क्या, ये जो वंश थे वो क्या थे, प्रतिहारों के सामंत के रूप में कार्य करते थे। तो वो बड़े गर्व से ये कहते थे कि हम किसके दरबार के सामंत हैं, हम नागावलोक के दरबार के सामंत हैं। और इसका दरबार क्या कहलाता था, नागावलोक का जो दरबार है, दरबार क्या कहलाता था, नागावलोक का दरबार क्या कहलाता था, नागावलोक का दरबार कहलाता था, ठीक बात है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है। इसके दरबार में बहुत सारे सामंत हुआ करते थे, ठीक बात है, बहुत सारे वंश सामंत के रूप में कार्य करते थे। तो मैं कुछ का नाम लिख रहा हूं, जैसे चौहान, अपन चौहान की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना, चौहानों में भट्ट द्वितीय के बारे में अभी चर्चा करेंगे अपन, ठीक है, हांसोड़ ताम्रपत्र में, ठीक है। और फिर बात करेंगे अपन गुहिल, गुहिल भी प्रारंभ में इन्हीं के सामंत रहे हैं, ध्यान रखना। गुहिल हो गए आपके, परमार हो गए, ठीक है, परमार के साथ साथ में आपके कलचूरी हो गए, इसके अलावा राठौड़ तो खैर हाँ, राठौड़ नहीं, ठीक है। तो चौहान, गुहिल, परमार और चंदेल, ठीक बात है। इसके अलावा चालुक्य और राठौड़, ये क्या थे, ये वंश प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत थे। अक्सर क्या पता पूछ ले आपसे कि प्रतिहारों के निम्न में से किन्होंने सामंत के रूप में कार्य किया है, किन वंशों ने सामंत के रूप में कार्य किया है, तो ये ध्यान रखिए, क्या क्या, चौहानों ने, गुहिलों ने, परमारों ने, कलचुरियों ने, चंदेलों ने, चालुक्य ने, राठौड़ों ने क्या किया है, यहाँ पर नागभट्ट प्रथम या जो प्रतिहार शासक है उनके सामंतों के रूप में कार्य किया। बाद में जब प्रतिहार वंश कमजोर हो गया या शिथिल पड़ गया या उस प्रतिहार वंश का ह्रास होने लगा, तो इन्होंने क्या कर दी, अपनी स्वतंत्र सत्ता घोषित कर दी। और फिर उत्तर भारत में एक राजपूतों की नई वंशों की श्रृंखला उत्पन्न हुई, जो आप बाद में पढ़ते हो, जिनमें चौहान भी पढ़ते हो, आप गुहिलों भी पढ़ते हो, परमारों भी पढ़ते हो, कलचुरियों भी पढ़ते हो, चंदेलों को पढ़ते हो, चालुक्यों पढ़ते हो और राठौड़ों को भी पढ़ते हो। ये इस समय तक अस्तित्व में थे, लेकिन इनकी स्वतंत्र सत्ताएं नहीं थी, ये मात्र सामंत के रूप में कार्य कर रहे थे इस समय तक, ठीक बात है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा अपन आगे चलते हैं। यस,
ये तो था देखो नागभट्ट प्रथम की कुछ आपकी राजधानी क्या है और इसके सामंत कौन कौन थे। ठीक बात है, इतना सा जरूर ध्यान रखना कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसकी राजधानी जालोर को माना है। ठीक है, और इसको नागावल, इसको क्या नाम से भी जाना जाता था, इसको नागावलोक भी कहा जाता था और इसको दरबार को नागावलोक का दरबार कहते थे। अब देखो इसकी दो विजयों के बारे में अपन को जानकारी मिलती है। एक तो अरबों पर विजय प्राप्त की इसने, और एक आपके राष्ट्रकूटों से भी इसका क्या हुआ, युद्ध हुआ। लेकिन राष्ट्रकूटों से ये परास्त हुआ और कहते हैं कि राष्ट्रकूटों का एक द्वारपाल के रूप में इसको नियुक्त किया गया, दंती दुर्ग का द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो इसकी दो महत्वपूर्ण विजय हैं, पहली दो महत्वपूर्ण लड़ाइयां हैं। पहला अरबों पर विजय, किस पर, अरबों पर विजय। ठीक बात है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है अरबों पर विजय की जानकारी अपन को कहां से मिली। तो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना, तीन चीजें आपको, तीन सोर्स ध्यान रखने हैं। एक तो हासोर ताम्रपत्र, ठीक है। एक याद रखना है आपको ग्वालियर प्रशस्ति, और एक ध्यान रखना है आपको अरबी इतिहासकार अल बिला दूरी की रचना है, कौन सी, फुतवे उल बलादीन। ठीक है, किताब उल फुतवा उल बुलादीन नामक रचना है, लेकिन आप फुतवा उल बुलादीन ध्यान रखना। ठीक बात है। तो अरबों की विजय की जानकारी अपन को कौन से तीन सोर्सों से मिलती है, तो ध्यान रखना हासोट ताम्रपत्र, भरतभट्ट द्वितीय का हासोट ताम्रपत्र है ये किससे संबंधित है, भरतभट्ट द्वितीय का। ठीक है, उसका हासोट ताम्रपत्र है। एक ग्वालियर प्रशस्ति है, ठीक है, मीरभोज की, उससे जानकारी मिलती है। एक अल बिलाधुरी जो कि अरबी इतिहासकार था, ठीक है, उसकी पुस्तक है फुतवे उल बलादीन, उस पुस्तक से भी अपन को अरब विजय की जानकारी मिलती है। ठीक बात है। अब देखो हासोट ताम्रपत्र से अपन को पता चलता है कि अरबों ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन उनको भारत से खदेड़ना काम किसने किया, नागभट्ट प्रथम ने किया। कहते हैं कि नागभट्ट प्रथम का जो साम्राज्य था वो कहां तक फैला हुआ था, मालवा हो गया आपका जालोर हो गया, आबू हो गया, सिरोही हो गया, और गुजरात के लाट प्रदेशों तक उसका राज्य फैला हुआ था। इसी के शासनकाल में अरबों ने क्या किया, अरब क्षेत्र से आक्रमण किया और सिंध क्षेत्र से बिलोचों ने आक्रमण किया था, उनको परास्त करके यहां से खदेड़ दिया। ये जानकारी मिलती है हासोट ताम्रपत्र। ग्वालियर प्रशस्ति में भी ये कहा गया है, और इसी कारण ग्वालियर प्रशस्ति में क्या कहा गया है, इसी मलेच्छों का नाशक और नारायण की मूर्ति का प्रतीक भी कहा गया है। अल बिलाधुरी ने भी यही बात कही है कि उस समय का जो खलीफा हुआ करता था, खलीफा कौन, हासम, ठीक है, खलीफा कौन हुआ करता, अरब जगत का धार्मिक या सबसे बड़ा पद हुआ करता था खलीफा, और उस समय खलीफा कौन हुआ करता था, हासम हुआ करता था, खलीफा हासम। ठीक है, उसका एक सेनापति था जुनैद, कौन था, सेनापति जुनैद। जुनैद कहां का गवर्नर था, सिंध का गवर्नर था। ये सिंध का गवर्नर भी था जुनैद, और खलीफा हासम का सेनापति भी था। ठीक है, इस जुनैद ने क्या किया, भारत पर सैन्य आक्रमण किया अरबों के लिए। ठीक है, हासम के लिए राज्य साम्राज्य विस्तार और लूटपाट के लिए क्या किया इसने, जुनैद के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया, और इसी जुनैद को किसने परास्त किया, नागभट्ट प्रथम ने। किसने, नागभट्ट प्रथम ने, नागभट्ट प्रथम ने अरबों को परास्त करके अरबों को परास्त कर भारत से खदेड़ दिया। ठीक है, अरबों से परास्त कर भारत से खदेड़ दिया। अब देखो भाई, नागभट्ट प्रथम ने जुनैद को परास्त किया, इसके लिए भी जानकारी अपने पास है। एक नौसारो ताम्रपत्र है,
नौसारो लेख बोल दो या ताम्रपत्र, नौसारो अभिलेख बोल दो। ठीक है, इस नौसारो अभिलेख से पता चलता है, इस नौसारो अभिलेख में क्या दे रखा है, अरबों ने जिनको परास्त किया था, अरबों द्वारा परास्त शासकों की सूची दे रखी है। क्या दे रखी है, सूची दे रखी है। इस सूची में नागभट्ट प्रथम का नाम नहीं है, इस सूची में किसका नाम नहीं है, नागभट्ट प्रथम का नाम नहीं है। इससे पता चलता है कि अरबों ने नागभट्ट प्रथम को, अरब है ना अरब आक्रमणकारी, उन्होंने नागभट्ट प्रथम को परास्त नहीं कर पाई। बाकी जिनको परास्त किया था उनकी सूची तो दे रखी है इसमें, लेकिन नागभट्ट प्रथम का नाम नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि नागभट्ट प्रथम ने अरबों को परास्त कर दिया और यहां से खदेड़ दिया। इस विजय के उपलक्ष्य में नागभट्ट प्रथम को किसमें, ग्वालियर प्रशस्ति में, ग्वालियर प्रशस्ति में मलेच्छों का नाशक व नारायण का अवतार कहा गया है। क्या कहा गया, मलेच्छों का नाशक और नारायण का अवतार कहा गया। नारायण का अवतार तो इसलिए कहा गया क्योंकि अरबों ने जब गुजरात और इस साइड में आक्रमण किया तो लोगों को बहुत परेशान किया, लूटपाट की, कत्लेआम किए। तो इन दीन दुखियों को उद्धार करने के कारण, और बाहरी जाति को मलेच्छ कहा जाता था उस समय भारत में, तो मलेच्छों का तो नाश कर दिया और दीन दुखियों को उद्धार कर दिया, इसलिए उसको नारायण का अवतार भी कहा गया। ठीक बात है, ये दोनों चीजें ध्यान रखना। तो अरबों पर विजय, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अरबों को परास्त किया। तो अरब सेनापति कौन था, जुनैद। ठीक है, ये सिंध का गवर्नर था और खलीफा हासम का सेनापति था। ठीक बात है। जानकारी की सोर्स क्या है कि अरबों पर विजय प्राप्त की, अरब आक्रमण हुआ भारत पर, उस समय नागभट्ट प्रथम शासक था। तो जानकारी की स्रोत क्या है, एक तो हांसोड़ ताम्रपत्र है, ग्वालियर प्रशस्ति है, अल बिलाधुरी प्रसिद्ध इतिहासकार हुआ है, ध्यान रखना इस समय का, फुतह उल बलादीन नामक एक पुस्तक लिखी थी उन्होंने। उसमें कहा गया है कि खलीफा हासम हुआ करता था इस समय, अरब का जो प्रमुख धार्मिक शासक हुआ करता वो हासम था, उसका सेनापति था जुनैद, जो कि सिंध का गवर्नर भी था। इसने क्या किया, भारत पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में नागभट्ट प्रथम ने अरबों को परास्त करके भारत से खदेड़ दिया। इस विजय के उपलक्ष्य में ग्वालियर प्रसिद्ध मलेच्छों का नाशक और दीन दुखियों का उद्धार करने के कारण नारायण का अवतार कहा गया है। ये मोटे मोटे फैक्ट्स हैं। ठीक बात है। इस विजय के बाद में हांसोड़ ताम्रपत्र, ये हांसोड़ ताम्रपत्र ध्यान रखना कब का है, 756 ईस्वी का है। हांसोड़ ताम्रपत्र कब का है, 756 ईस्वी का है। हांसोड़ ताम्रपत्र से पता चलता है कि इस विजय के बाद गुजरात यानी लाट प्रदेश, लाट व गुजरात का सामंत किसे नियुक्त किया गया, भृत्रभट्ट द्वितीय को नियुक्त किया गया। यानी पश्चिमी भारत वाली क्षेत्रों का प्रमुख किसे नियुक्त किया, भृत्रभट्ट द्वितीय को किया। इसी भृत्रभट्ट द्वितीय ने यह हांसोड़ ताम्रपत्र जारी किया। ठीक बात है, जो कब का है, 756 ईस्वी का है। यानी गुजरात के आसपास के इलाकों को जीतकर यहां से अरबों को भगा दिया यहां से, और इस क्षेत्र का गवर्नर या प्रमुख किसे नियुक्त कर दिया, भृत्रभट्ट द्वितीय को नियुक्त कर दिया। भृत्रभट्ट द्वितीय कौन है, ध्यान रखना, चौहान सामंत है। कौन है, चौहान। ये चौहान वंश से संबंधित है और किसका, नागभट्ट प्रथम का क्या है, सामंत है। तो आपसे पूछा जा सकता है नागभट्ट प्रथम का सामंत कौन सा चौहान शासक था जिसे अरबों को परास्त करने के बाद में पश्चिमी गुजरात उनके क्या दी गई, जागीरदारी या सामंत के तौर पर नियुक्त किया गया या गवर्नर या प्रमुख नियुक्त किया गया। तो भृत्रभट्ट द्वितीय था। ये क्या थी, अरब विजय की जानकारी। एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन बात करते हैं राष्ट्रकूटों से संबंधित नागभट्ट प्रथम की क्या उपलब्धि है। ये तो थी आपके नागभट्ट प्रथम की अरब विजय, अरबों पर विजय। ठीक बात है।
बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाया जा सकता है यहाँ पर भाई। अरब आक्रमण का नेता कौन था? तो जुनैद था। ठीक है, इस समय अरब का खलीफा कौन था? तो वो भी पूछा जा सकता है, हासम। ठीक बात है। अब बात करते हैं अपन राष्ट्रकूटों से युद्ध। बस दो ही बात ध्यान रखनी है आपको नागवट प्रथम में, एक तो अरबों पर विजय और राष्ट्रकूटों से युद्ध। ठीक है, इस समय देखो दक्षिणी भारत में दंती दुर्ग के नेतृत्व में दंती राष्ट्रकूट सत्ता का उदय हुआ। ठीक बात है। अब देखो मालवा पर आक्रमण की जानकारी या राष्ट्रकूटों से युद्ध, तो इसकी जानकारी का सोर्स क्या है? जानकारी अपन को कहां से मिली? तो ध्यान रखना, सर्व अमोघ वर्ष, राष्ट्रकूट शासक है सर्व अमोघ वर्ष का संजन ताम्रपत्र। किस ताम्रपत्र? सर्व अमोघ वर्ष के संजन ताम्रपत्र से, जो 871 ईस्वी का है। सर्व अमोघ वर्ष के, या अमोघ वर्ष भी बोल देना, ठीक है। सर्व अमोघ वर्ष के संजन ताम्रपत्र जो 871 ईस्वी का है, उससे अपन को इस संबंध में जानकारी मिलती है। अब आप कहोगे सर 871 ईस्वी में, और ये तो घटना का क्रम है आपका 730 से लेकर 756 के बीच का, तो बिल्कुल बाद के शासकों ने अपनी विजय की जानकारी इस ताम्रपत्र में दी है। राष्ट्रकूटों ने अपनी विजय की जानकारी इस ताम्रपत्र में दी है कि हमारे पूर्वज दंती दुर्ग ने क्या किया था, उत्तर भारत पर आक्रमण किया और मालवा पर विजय प्राप्त की, और वहां पर एक हिरण्यगर्भ यज्ञ का आयोजन किया और महाकाल मंदिर में स्वर्ण दान दिया। और इस उपलक्ष्य में वहां का द्वारपाल किसको नियुक्त किया? तो नागभट्ट प्रथम को वहां का द्वारपाल नियुक्त किया। यानी इससे पता चलता है कि दंती दुर्ग ने क्या किया, नागभट्ट प्रथम को परास्त किया। अब आपसे सीधा ही क्वेश्चन बनने पूछेगा कि वह राष्ट्रकूट शासक कौन था जिसने नागभट्ट प्रथम को परास्त किया? तो दंती दुर्ग था। कौन था? दंती दुर्ग। ठीक है, तो इससे पता चलता है, देखो इस संजन ताम्रपत्र की जानकारी के आधार पर बता रहा हूं। ठीक है, इसमें जो दे रखा है उसमें क्या दे रखा है, देखो दंती दुर्ग ने मालवा पर आक्रमण कर उज्जैन पर अधिकार कर लिया। अब आपको पता है महाकाल मंदिर कहां है? तो आप सभी को पता है महाकाल मंदिर के बारे में, कौन नहीं जानता है? उज्जैन में है। ठीक बात है। तो वहां पर क्या किया, उज्जैन पर अधिकार कर लिया और हिरण्यगर्भ यज्ञ का आयोजन करवाया। तथा महाकाल मंदिर में स्वर्ण दान दिया। ठीक है, इस उपलक्ष्य में, अब इस यज्ञ के लिए कोई तो पहरेदार होना चाहिए, कोई तो सुरक्षा करने वाला होना चाहिए। तो इसकी सुरक्षा के लिए नागभट्ट प्रथम को क्या किया, द्वारपाल नियुक्त किया। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस उपलक्ष्य इस उपलक्ष्य में, इस यज्ञ में नागभट्ट प्रथम को द्वारपाल नियुक्त किया। क्या किया? द्वारपाल नियुक्त किया। ठीक है, और जब ये द्वारपाल नियुक्त किया तो इसकी जानकारी कहां से मिलती है, इस घटनाक्रम की और जानकारी कहां से मिलती है? भाई ऐसा हुआ कि दंती दुर्ग ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया, मालवा पर अधिकार कर लिया, उज्जैन को जीत लिया और वहां पर क्या किया,
उज्जैन के महाकाल मंदिर में यज्ञ करवाया और वहां पर क्या किया, स्वर्ण दान दिया। और इस यज्ञ की रक्षा के लिए किसको द्वारपाल नियुक्त किया, नागभट्ट प्रथम को द्वारपाल नियुक्त किया। ये जानकारी और कौन सी स्रोतों से मिलती है, तो ध्यान रखना, एक तो समानाभिलेख, सामानगढ़ अभिलेख, और एक आपका अभिलेख कौन सा है, एक आपका अभिलेख है एलोरा का दशावतार गुहालेख। कौन कौन सा, एक तो ध्यान रखना समानागढ़ अभिलेख, एक एलोरा का दशावतार गुहालेख। अब एलोरा कहां है, महाराष्ट्र में, और राष्ट्रकूट सत्ता का उदय भी महाराष्ट्र में हुआ, दक्षिण भारत में, ठीक बात है। तो इन अभिलेख की साक्ष्यों से भी अपन को इस घटनाक्रम की जानकारी मिलती है, यानी राष्ट्रकूट विजय की जानकारी मिलती है और नागभट्ट प्रथम की पराजय की जानकारी मिलती है, ठीक बात है। तो राष्ट्रकूटों से युद्ध, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसने तो आक्रमण किया, तो दंती दुर्ग ने। पहली बात तो राष्ट्रकूट सत्ता का उदय हुआ इसके समय में, राष्ट्रकूट साम्राज्य को प्रसार के लिए इसने क्या किया, दंती दुर्ग ने मालवा पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया, मालवा पर आक्रमण किया और उज्जैन पर अधिकार कर लिया। अब उज्जैन पर अधिकार कर लिया तो उज्जैन में वहां पर क्या किया उसने, हिरण्यगर्भ यज्ञ का आयोजन करवाया, और आयोजन करवाकर वहां पर क्या किया, महाकाल मंदिर में क्या किया, स्वर्ण दान दिया। और इस यज्ञ का हिरण्यगर्भ यज्ञ का द्वारपाल किसको नियुक्त किया गया, तो ध्यान रखना नागभट्ट प्रथम को क्या नियुक्त किया गया, बेटा जी द्वारपाल नियुक्त किया गया, ठीक है। इस विजय की और इस संपूर्ण घटनाक्रम की और जानकारी के स्रोत क्या है, तो समानागढ़ अभिलेख और एलोरा का दशावतार गुहा लेख। आपसे सीधा एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि दंती दुर्ग ने मालवा पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त किया, नागभट्ट प्रथम को प्राप्त किया, इसकी जानकारी की सोर्स क्या है, तो एक तो है आपका सर्व अरमोघ वर्ष का संजन ताम्रपत्र जो 831 ईस्वी का है, ठीक है, और दो अभिलेख है, समानागढ़ अभिलेख और एलोरा का दशावतार गुहा अभिलेख। इनसे राष्ट्रकूटों की विजय की जानकारी मिलती है, ठीक बात है। और नागभट्ट प्रथम को सामंत बनाने की या द्वारपाल बनाने की भी जानकारी मिलती है। अब ध्यान रखना, नागभट्ट प्रथम को मैंने पहले बता दिया है, अनेक उपाधियां भी दी गई थी, जैसे पहले बता दिया, इसे नागावलोक भी कहते थे। ग्वालियर प्रशस्ति में इसको मलेच्छ नाशक कहा गया है, नारायण का अवतार कहा गया है। इसके अलावा भी इसकी कुछ और उपाधियां, जैसे इसको राम का प्रतिहार भी कहा गया है, राम का प्रतिहार भी कहा गया है। इतना सा ये भी ध्यान रखना, इसको कहा गया है इंद्र के गर्व का नाशक, इंद्र के गर्व का नाशक भी कहा गया है, ठीक बात है। इसे मलेच्छ नाशक भी कहा गया है, मलेच्छ नाशक, ठीक है। इसे मेघदूत का अवरोधक कहा गया है। इसके अलावा इसको नारायण की मूर्ति का प्रतीक, क्या कहा गया है, नारायण की मूर्ति का प्रतीक, मेघदूत ने मेघनाथ, सॉरी, मेघनाथ का अवरोधक, ठीक है, नारायण की मूर्ति का प्रतीक। तो ये विरुद्ध और ध्यान रखिए आप, ठीक है। क्या क्या, राम का प्रतिहार, राम का प्रतिहार इसलिए कहा गया है कि ये खुद को रघुवंशी प्रतिहार कहते हैं, तो रघुवंशी राम से संबंधित है, तो खुद को राम का प्रतिहार कहा है। इंद्र के गर्व का नाशक कहा है, ठीक बात है। मलेच्छों का नाशक ग्वालियर प्रशस्ति में दिया गया है। मेघनाथ के युद्ध का अवरोधक कहा गया है, नारायण की मूर्ति का प्रतीक भी कहा गया, ये मैंने पहले बताया। और इसको नागावलोक भी कहा जाता था, इसके दरबार को नागावलोक का दरबार कहा जाता था। तो ये तो थी नागभट्ट प्रथम की महत्वपूर्ण जानकारियां, जहां से आपके क्वेश्चन आते हैं। इससे ज्यादा कोई और जानकारियां भी नहीं है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा सफिशिएंट जानकारियां हैं जो नागभट्ट प्रथम की। दो ही चीजें सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना, एक तो अरबों पर विजय प्राप्त की और एक राष्ट्रकूटों से इसका युद्ध हुआ, ठीक बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर भारत पर आक्रमण करने वाला दक्षिण भारत का पहला शासक कौन था, तो ध्यान रखना वो आपका कौन था, उसने शकों को परास्त किया। किसको परास्त किया, शकों को परास्त किया, और वो कौन था, आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगर आपसे पूछ लिया जाए उत्तर भारत पर आक्रमण करने वाला
दक्षिणी भारत का प्रथम शासक, प्रथम शासक कौन था? तो कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, इसने किसको परास्त किया? शकों को परास्त किया था। उत्तर भारत में शकों को परास्त किया था। फिर दंतीदुर्ग ने जो आक्रमण किया वो इसके बाद का आक्रमण है, और उसने किसको परास्त किया? प्रतिहारों को परास्त किया। और प्रतिहारों में शासक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। ये थी आपकी नागभट्ट प्रथम प्रतिहार से संबंधित जानकारियां। अगली क्लास आके जो शासक है जैसे वत्सराज उसके बारे में होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, खमा गणी।